यही हाथ पास में चालू करिए। बच्चों, कल चर्चा हो रही थी ये पाठ अशोक के फूल और जिसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज करीब 2 दिन से उसी में चर्चा चल रही है। उसी पाठ को लेकर हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि पहले तो आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय बताया गया। इसके पश्चात अब प्रश्न ये उठता है कि इस पाठ के गद्य खंड से कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे उन उत्तरों को हमें देना होगा। तो कल उसमें आपके गद्य खंड के माध्यम से आपको बताया गया था। आज फिर वही हम जहां तक हुआ था उसी के आगे चल रहे हैं। तो पाठ है अशोक के फूल और उसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल पाठ का नाम है और लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्य खंड की प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ, आप लोग किताब निकाल कर देखेंगे और उसी गद्य खंड से 5 प्रश्न बने हैं, नीचे दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास में जब आप जाएंगे उन 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उसके आगे 2-2 अंक लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न के आगे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है यानी एक प्रश्न का उत्तर 2 अंक का होगा। 5 गुना 10 अंक का ये होगा। अब मैं गद्य खंड पढ़ रहा हूँ। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अंधकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। ये गद्य खंड है और इस गद्य खंड से ही 5 प्रश्न चुने गए हैं, बनाए गए। तो पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम लिखा हुआ है पहले प्रश्न में अशोक के फूल और लेखक इसके हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये प्रश्न का उत्तर हुआ तो ये 2 अंक का देखो लिखा हुआ है, 2 अंक का हो गया, यानी 2 नंबर मिलेगा। ऐसे ही पेपर में आपके आएगा और ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या की। तो अब पूरे गद्य खंड में कहीं भी रेखा नहीं अंकित की गई, थोड़ी सी एक जगह पर अंकित की गई है रेखा, उसे मैं पढ़ रहा हूं। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। ये वाक्य लिखा हुआ है, इसी के नीचे एक रेखा खींची गई है। उसी वाक्यों का, इन्हीं वाक्यों का आपको जो है व्याख्या करनी है। संकेतांक, संदर्भ, प्रसंग
ये कुछ नहीं लिखना, मात्र उसकी व्याख्या कर देनी है, साहित्यिक सौंदर्य भी नहीं। ये भी आपका 2 अंक का हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी 2 अंक का हो गया। ये प्रश्न 3 में आइए। प्रश्न 3 यानी गा में सामंत सभ्यता किस पर पली थी। प्रश्न है सामंत सभ्यता किस पर पली थी। तो अब हम इस गद्य खंड को पढ़ेंगे, इसी में इसका उत्तर मिलेगा। तो मैं पढ़ रहा हूं फिर गद्य खंड। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिस्थिति रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। ठीक, अब इसमें है सामंत सभ्यता किस पर पली थी। तो प्रश्न आपका उत्तर देंगे आप, सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। इसका उत्तर होगा सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। फिर एक बार उसको समझ लीजिए। प्रश्न है सामंत सभ्यता किस पर पली थी। उसका उत्तर इस गद्यखंड से देखा गया, समझा गया, फिर आपको बताया जा रहा है कि साधारण सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। अब ये प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हुआ तीसरा, और ये भी 2 अंक का हो गया। ये अब प्रश्न 4 में आते हैं हम। प्रश्न 4 में उसको देखेंगे। आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ। प्रश्न है आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ। अब इसका भी उत्तर हमें जो है इसी गद्यखंड से देखना है, इसी में छिपा हुआ है। प्रश्न भी यहीं से लिया गया है, अन्य जगह से नहीं। तो अभी प्रश्न को हम देखते हैं, इसके बाद इसमें ढूंढते हैं कहां पर है। तो आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ। तो अब फिर देखिए, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिस्थिति रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी, वे सामंत ढह गए। ठीक है ना, वे सामंत ढह गए। वे सामंत उपेक्षा से समृद्ध हुई थी, वे सामंत ढह गए, समाज ढह गए, और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो आप लिखेंगे आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न है आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ। इस गद्य खंड को पढ़ा गया, पढ़ने के बाद उत्तर जो हमें मिला वो आपको बताया जा रहा है। आप लिखेंगे उत्तर में, आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। एक बार फिर उसको सुन लें। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न है आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव का क्या हुआ। इसका उत्तर होगा कि आज सामंत समाज एवं मदनोत्सव की धूमधाम भी
मिट गई, ये इसका उत्तर होगा। तो ये भी हो गया आपका चौथा क्वेश्चन भी 2 का। आप रह गया 5वां, या काठा गाथा अंगा देख करके देते हैं, या 1 2 3 4 5 दोनों भी, जिस तरह से आपकी समझ में आए। अगला प्रश्न है, यक्षों की इज्जत किन किन ने घटा दी? यक्षों की इज्जत किन किन ने घटा दी? तो इसका जो उत्तर होगा इसी गद्य खंड से है, गद्य प्रश्न भी यहीं से है, उत्तर भी इसी से है। तो अब हम फिर गद्य खंड इसको जो है पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद इसका उत्तर इसी में मिलेगा जो आपको बताया जाएगा। आपको अच्छी तरह से बार बार पढ़ना है, समझना, तभी उत्तर निकलेगा। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचिका ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, और मधुमोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब यहाँ तक तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं, यक्षों की इज्जत किस किस ने घटा दी? अब आगे बढ़ते हैं। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की